तो सर्वश्रेष्ठ वीडियो के टॉपिक के अंतर्गत हमने टॉपिक चुना था भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। ये भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई विषय वस्तु थी। इस पे मैंने आपका मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन भी करवाया है। एक क्वेश्चन हमने लिख लिया है। इस क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उस क्वेश्चन को कई बार लिखने का प्रयास करिएगा, है ना। 2 से 3 बार 4 बार पिछले सेशन में हुई थी चर्चा, और लिख करके आप लोग अपने आज़ाद IAS एकेडमी के इस बैच कोड में भेज दीजिएगा, ठीक है। ये वहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो हमारा ग्रुप बना हुआ है आज़ाद IAS एकेडमी में, वहाँ पर इससे जुड़ा हुआ हर टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं आपको इस ग्रुप में उपलब्ध कराता रहूँगा, ठीक है। निःशुल्क है पूरी तरीके से। आज़ाद IAS एकेडमी ऐप के अंदर IAS PSC एग्ज़ाम का जो बैच कोड है, निःशुल्क बैच में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका हमने मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन लिखा था, कल प्रयास किया था। आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक से प्रारंभिक परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हम पाएंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में अगेन टू अगेन ये रिपीट भी हो रहे हैं। आपको मेरे साथ काम क्या करना है, जो आपने मास्टर नोट्स बनाए हैं, अपने मास्टर नोट्स बनाए सभी ने, तो मास्टर नोट्स में जो मैं ईयर यहाँ पे दिखाऊं कि देखो ये वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप काउंटिंग लिखते जाएंगे, ईयर लिखते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको उस क्वेश्चन का एक लेवल भी पता चल जाए। कहीं पर भी देखिएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो ये साथ साथ काम हम फास्ट करते चलेंगे सभी लोग, ठीक है। तो चलिए, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास से ये पूरा का पूरा टॉपिक ले रहा हूँ। घटनाचक्र से क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर वहाँ पे दिए गए हैं सिस्टमेटिक, उसी को लेकर के मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे 4 एक्ट दिए गए हैं, 4 एक्ट हैं यहाँ पे, यानी चारों के बारे में तब आपको पता होगा तब ये इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपका 1900 जो आंसर नहीं है इसका, वो भी आपके लिए, आपको उसको भी समझना है कि इसका आंसर ये क्यों नहीं है, ये भी आपको जानना है। ये तथ्यात्मक क्वेश्चन है पूरी तरीके से। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। बहुत आसान है, ये सबको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, है ना। आपने ये भी अपने मास्टर नोट्स में बनाया होगा कि सर एलिजा इम्पे जो है पहले जो है मुख्य न्यायाधीश बने। तो ये सारी चीज़ें देखी गई, है ना। 1774 रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 था। सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना की गई थी तो ये 1974 में किया गया, माफ करिएगा 1774 में किया गया था, 1774 में किया गया था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 1773 में लिख लेना है। क्वेश्चन एक पूछा गया है, 1 सिर्फ नंबरिंग डाल लो कि एक बार ये पूछा गया है 1 टाइम, ठीक है। 1 टाइम डाल दो, ईयर डाल सकते हो 2010 में, UPPSC 2010 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इससे हमें क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी पता चलेगी कि क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। कहीं पर भी अब ये चीज़ें आपको कहीं पे एक साइड पे क्वेश्चन कहाँ पे लिखना है, एक जगह पे उसी पे लिखना, जो मास्टर नोट्स में मैंने आपको बताए हैं उसी पे कहीं पे एक जगह पे आप इसको मेंशन आउट कर देना। चाहे जहाँ पे हेडिंग डालते हो, हेडिंग वाली जगह पे लिख दो कि 2010 में पूछा गया UPPSC में, ऐसे कर सकते हो। जैसे हेडिंग पड़ी है ना, वहाँ पे आपने डाल रखा हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मैंने आपको इसीलिए बोला है कि जगह छोड़ के रखना, हर एक एक्ट के नीचे जगह छोड़ के रखोगे तभी कुछ चीज़ें अपडेट करनी होगी। अब हम मास्टर नोट्स में ये भी साथ साथ देखते चले जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन की क्या फ्रीक्वेंसी है। आज आपको इंपॉर्टेंट पता चलेगा कि किसको मुझे टाइम देना है या सबको पढ़ना, फिर ये पूरा टॉपिक ही पढ़ना है ये वाला, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो अगेन यही क्वेश्चन आपका क्या है, दोबारा रिपीट किया गया है यही क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लेवल इसका अलग है क्वेश्चन का। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 चॉइसेस हैं, उसमें से देखना है कि 1 2 सही है। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कलकत्ता में। अब देखो जब भी ये क्वेश्चन है पहले ये स्पष्ट कर दो सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में ये आपको सावधानी बरतनी चाहिए। पहला वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट फैक्चुअल था, एक टाइप क्वेश्चन का वो भी होता है कि तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछता है। इसमें कथन आपको पढ़ने हैं। पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की गई थी, सही है कथन, फैक्ट पता होगा, सही है। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, गलत है कथन, सर एलिजा इम्पे थे, ठीक है। दोनों फैक्ट आपको पता होंगे तब इसको आप निकाल पाएंगे। तो इसका सही आंसर
यानी ये भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पूछा गया है, लिख दो इसको। ये आपका यूपी आरओ में पूछा गया है, यूपी आरओ 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से यूपी आरओ में क्वेश्चन आया, ठीक। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपने मास्टर नोट्स को अपडेट करते जाना। आप एक काम और कर लो साथ में, ये भी एक्ट डाल लो, इन एक्ट में भी डाल लो। एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा, उसमें भी डाल लो। यूपीपीएससी 2010 सबको डालना है, जो बिहार वाले हैं, जो राजस्थान वाले हैं, जो एमपी वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ वाले हैं, आईएएस वाले हैं, जो भी एग्जाम पढ़ रहे हो आप, चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तराखंड है, जिस पब्लिक सर्विस कमीशन से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन, सब में आपको ये एक रिसर्च है। अब ये प्रॉपर मैं मास्टर नोट्स के साथ साथ आपको उसकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करा दूंगा। तो 1784 के एक्ट में डाल लो, यूपीपीएससी मेंस 2010 डाल लो, इसके बाद यही चीज़ डालो 1813 के चार्टर एक्ट में, यही डाल लो 1833 में, यूपीपीएससी 2010। ये देखा जाए तो क्वेश्चन में ये आपको एक्ट जब तक नहीं पता होंगे तब तक नहीं कर पाओगे। तो ये चार आपके देखा जाए तो चारों की जानकारी यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए थी, तभी आप इसको हल कर पाओगे, क्योंकि ये फैक्चुअल है। और या फिर एक भी पता होगा तो भी आप कर सकते हो, नो डाउट, बट चारों ये इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसलिए इन पे भी ईयर यही लिख लो, ठीक है। हम साथ साथ ऑप्शन को भी लेकर के चलेंगे। इसमें 1773 ही था। अब इसमें देखो, इसमें कई सारे एक्ट आ गए आपके, देखो लगभग यही एक्ट आपको, अभी आपने इन्हीं को टिक किया है। अब इसको आपको मैच द फॉलोइंग करके आपको इसको क्या करना है एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते, यदि इनमें से आपको एक दो पता है, थोड़ा सा घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था तो उसमें क्या हुआ था, नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों अलग अलग बना दिए गए थे। व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रशासनिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बनाया गया था। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, कहाँ चला जाएगा आपका, पिट्स इंडिया एक्ट पे चला जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता है, ये 1773 के एक्ट से। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय 3 बार लगातार आप देख रहे हो, बैक टू बैक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। देखा जाए तो ये क्वेश्चन ये बहुत आसान है। इंग्लिश मिशनरी जब आई थी, कब आई थी भारत में, इनको कब कार्य करने की अनुमति दी गई, 1813 के चार्टर में। और यहाँ पे कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई आपके चार्टर अधिनियम 1833 में, ठीक है। चारों ऑप्शन आपको पता है तो आप आसानी से इसको कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए का क्या होगा, 2 सही होगा। अब यहाँ पे देख लो, ए का 2 वाले 2 हैं, यहाँ पे बी है, डी है। इसके बाद क्या है, बी का क्या सही है, ए सही है, 1 सही है, तो बी का 1 ये सही होगा, बी ऑप्शन इसका, ये ऑप्शन सही है। अब इसमें से सब में एक ईयर डाल लो। यूपीपीएससी 2003 में आया है क्वेश्चन, 2003 में है ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी में। 1773 वाले में भी डालना, 1784 वाले में भी डालना, 1813 में भी डालना, 1833 में भी डालना। ये चारों एक्ट आपको फिर दिखने लग जाएंगे कि कौन से एक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। 1773, 1784, 1813, 1833 स्पष्ट है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका, हाँ, निम्नलिखित में से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है। अंग्रेजी शिक्षा की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी है, या किस कथन से जुड़ा हुआ है अंग्रेजी शिक्षा की नींव, कथन कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलो एक एक करके देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा की नींव, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, और ये देखो आईएएस का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में दम होगी। 2018 आईएएस में पूछा गया है क्वेश्चन, कुछ तो बात इसमें होगी तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है 1813 का चार्टर एक्ट अंग्रेजी शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे आपको लग जाएगा कि यार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए तो दिया गया था कि नहीं दिया गया था, लेकिन वो किस शिक्षा के लिए दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ओरिएंटल शिक्षा प्रचलित प्रणाली जो थी उसको बढ़ावा देने के लिए 2 तरीके की प्रणालियां, ठीक है। क्या प्राच्यविदों के लिए थे या फिर आंग्लविदों के लिए पैसे मिले थे। प्राच्यविद विचारधारा को बढ़ाना चाहते थे या आंग्लविदों की विचारधारा को बढ़ाना चाहते थे। प्राच्यविद यानी जो हमारी पारंपरिक शिक्षा पद्धति थी, प्राच्यविद आंग्लविद विवाद भी एक बड़ा विषय निकल के आता है इस टाइम पीरियड पे। तो जो कुछ भी दिया गया वो पश्चिमी शिक्षा के लिए दिया गया।
हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के लिए कुछ नहीं दिया गया। इससे पहले हुआ, इससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखें तो हाँ, वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है मदरसे की स्थापना की जाती है या फिर संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की जाती है। पहले जो है 1813 के बाद उदारवादियों के द्वारा जो भी डेवलपमेंट कार्य किए गए सारे पश्चिमी सभ्यता को लेकर के किए गए, ठीक है। इसके बाद 1833 में आपको पता है कि लॉर्ड मैकाले और फिर शिक्षा नीति में एक नया तरीके का प्रारंभ चालू हो जाता है। तो एग्जैक्ट देखा जाए तो 1813 का चार्टर एक्ट अंग्रेजी शिक्षा की नींव के रूप में था। देखा जा सकता है कि लगभग 1 लाख रुपए का जो प्रावधान किया गया था, वो 1 लाख रुपए का प्रावधान अंग्रेजी शिक्षा के लिए किया गया था, ना तो भारतीय शिक्षा के लिए। इस बात को समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, दूसरा इसमें दिया गया है जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। देखो ये कमेटी भी जो बनाई गई थी, ये कमेटी का भी अल्टीमेट गोल यही था कि शिक्षा के लिए कितना पैसा, कितना ग्रांट और दिया जाए, है ना, आने वाले भविष्य में। तो ये भी जो भी काम कर रहे थे, ये भी काम अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के ही थे, ठीक है। तो जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, अब ये चीज़ आप आमतौर पे नहीं पढ़ते हैं, तो इसको अलग से कहीं पे लिख लो। 1823 का ये जो पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी के बारे में आपको कहीं पे जानकारी नहीं मिली है और ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये टॉपिक आपको ढूंढना है, ठीक है, ये टॉपिक आपको ढूंढना है। अब ये टॉपिक आपके मास्टर नोट्स में होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो एक समिति बनाई गई थी, देखो इसमें लगभग 10 सदस्य थे। इस समिति में 10 सदस्यीय समिति थी ये, 10 सदस्यीय समिति थी ये। ठीक है, 10 सदस्य थे इस पूरी समिति पे। समिति का नाम है जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसी के अध्यक्ष थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी आपका एक अल्टीमेट गोल था इसका कि ये ग्रांट को लेकर के, जो शिक्षा को लेकर के उसके लिए काम करें। अब ये भी क्या, ये भी आपके अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थी। प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद जो था, ये किससे जुड़ा हुआ था, इसको किस रूप में देखेंगे। प्राच्यविद और आंग्लविद विचारधाराओं का मानना यह था, प्राच्यविद चाहते थे कि भारत में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को छेड़ा न जाए, जबकि आंग्लविद ये चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को भारत में महत्वपूर्ण रूप बनाया जाए, महत्वपूर्ण रोल दिया जाए अंग्रेजी शिक्षा को। तो ऐसे में क्या ये अंग्रेजी के, और जिसमें आंग्लविद ही ज़्यादा प्रभावी हुए, ये विचार, इसको लेकर एक मेरा वीडियो पड़ा होगा पूरा का पूरा आधुनिक भारत का, यूट्यूब में पब्लिक है, कभी टाइम निकले तो जरूर देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो प्राच्यविद आंग्लविद विचार के अंतर्गत ये भी अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ावा देने में। अब ये देखो इसमें जो कन्फ्यूजन होता, चूंकि देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है, बच्चों को ये वाला नहीं समझ में आता, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अब यूपीएससी की डिमांड देखो यहाँ पे, समझो कि वो और डीप चाहते हैं आपसे हर एक चीज को लेकर के, वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को लेकर के प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसको समझना है, ठीक है, तभी आपको हो पाएगा, तभी इसको समझ पाएंगे। क्लियर है। आंग्लविद प्राच्यविद विवाद के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मेरी क्लासेज हैं, जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया तो ये सारे सेगमेंट मैंने वहाँ पे उठाए, वहाँ पे मैंने डिटेल से आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, है ना। जो भारत में आंग्लविद शिक्षा के समर्थक थे उस समय ट्रेवेलियन थे, और जो प्राच्यविद शिक्षा थी उसके जो समर्थक थे, उसके नेतृत्व करता थे एसटी प्रिंसेप थे। तो लेकिन अल्टीमेट जो है फिर आंग्लविदों का ही प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल बन जाते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट आता है, फिर मैकाले की शिक्षा नीति प्रभावी हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी में आमतौर पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि आपको नहीं पता तो रिस्क ना लें, लेकिन यदि आप चाहें तो इसको निकाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें 1 और 3 वाला भी ऑप्शन था, 2 में ही कन्फ्यूजन था। तो देखो आयोग ने 1 और 3 वाला भी ऑप्शन दे रखा है, उनको पता था कि ये 2 में ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, इतना आसानी से ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, तो इसलिए हमें थोड़ा सा चीज़ों को और ढूंढना पड़ेगा। और ये हमें पता कैसे चलेगा, देखो अब मैंने आपको पढ़ाया, बता दिया कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास पढ़ लो, आपने पढ़ भी लिया सारे एक्ट, लेकिन बीच में रह गए ना, खा जाएंगे गच्चा वहाँ पे। तो इसलिए हमें मास्टर नोट्स में चीज़ों को और ऐड ऑन
करते जाना है। इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में डाल लो, IAS 2018 में पूछा है ये, ठीक है। और ये आंग्लविद प्राच्यविद विवाद भी कहीं पर आप एक टॉपिक बना लो, ठीक है। ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है, जो मिसलिनियस टॉपिक है ये आप टॉपिक है, इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसका अलग से मास्टर नोट्स बनेगा, ठीक है। एक कहीं पे एक डायरी रखो जिसमें मास्टर नोट्स के टॉपिक क्या क्या है। एक टॉपिक है आधुनिक भारत का टॉपिक है आंग्लविद प्राच्यविद विवाद, ठीक है। इसको भी आपको कंप्लीट मास्टर नोट्स बनाने होंगे जब आप आधुनिक भारत के सेगमेंट को लेंगे। तो ये एक आप एक जगह लिखते जाओ, फिर मुझे दे देना, मैं किसी दिन क्वेश्चन लेकर के ये पूरा टॉपिक ही कवर करा दूंगा, ठीक है। लिख लो, फिर मुझे अभी बता देना, तो ये टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, आंग्लविद प्राच्यविद विवाद, ये टॉपिक आप लिख लो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? बताएं भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। देखो, दो एक्ट हैं, आपको पता है 1813 से कंपनी की मोनोपोली ब्रेक करनी चालू कर दी जाती है। तो 1813 के एक्ट में चाय और चीन के व्यापार को छोड़ दिया जाता है। 1833 से कंप्लीट मोनोपोली ब्रेक हो जाती है। तो इसका आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का, माफ करिएगा। तो 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें लिख लो यूपीपीएससी 2017, यूपीपीएससी 2017, ठीक है। तो यूपीपीएससी आरओ एग्जाम में आया है ये 2017 में। तो ये क्वेश्चन आपका 1813 के चार्टर एक्ट। अब इसमें से 1833 वाले में भी डाल लो यूपीपीएससी 2017, 1853 वाले में भी डाल लो यूपीपीएससी 2017, और ये 1873 का चार्टर अधिनियम है, अभी छोटा सा है, मैं ये भी पढ़ा दूंगा, ये भी आप मिसलिनियस एक जगह लिख लो। 1873 का चार्टर है, रिपिन थे उसके बाद ये पूरा का पूरा विषय है, इसको देख लेंगे हम लोग। 1873 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ये आगे अगला क्वेश्चन, ये 1813 के चार्टर से है। सबसे पहले डाल लो, आईएएस में पूछा गया है 1813 के चार्टर में, आईएएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में। देखो, यूपीएससी होगा तो स्तर फिर थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। आपको यही समझना है कि पीसीएस का स्तर क्या है और यूपीएससी का स्तर क्या है। यदि आप यूपीएससी देना चाहते हो तो तभी आप जो है यूपीएससी को कायदे से जज कर पाएंगे। तो अब देखो, क्वेश्चन का स्तर को एक बार ध्यान से समझते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में पूछ रहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार को जो समाप्त कर दिया। सही कथन है, गलत कथन है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना है क्या पूछ रहा है, सही कथन। तो ये कथन सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य के क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। अब ये आपके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, ये थिंकिंग प्रोसेस की चीज़ है, ये तथ्यात्मक चीज़ नहीं है। और यूपीएससी ये कार्य करता है कि आपको सोचने में विवश करता है चीज़ों को लेकर, आप समझिएगा। चूँकि मोनोपोली ख़त्म कर दी गई, पहले कंपनी की कंप्लीट मोनोपोली थी, धीरे धीरे ब्रेक करना चालू किया 1813 से व्यापार को लेकर के। तो इसने कंपनी द्वारा, इसने मतलब चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये कथन सही लग रहा है, गलत लग रहा है आपको? क्यों सही लग रहा है, एक बार कोई एक्सप्लेन करे मुझे, क्यों सही लग रहा है ये कथन? अधिकार थोड़ा कम कर दी गई, व्यापारिक अधिकार कम कर दिया गया। इससे क्या होगा? इससे वहाँ के क्राउन ज़्यादा ध्यान देने लगता है यहाँ के क्षेत्र। देखो, ये 1773 से ही चालू हो जाता है जो रेगुलेटिंग एक्ट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से ही कंपनी के ऊपर एक तरीके से सुपरविजन काम चालू हो जाता है। नाम ही उसका रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया जाता है कि भाई प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण यहाँ से होगा, व्यापारिक काम आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सुपरविजन स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्राउन की संप्रभुता को एक तरीके से एक्सेप्टेंस मिल गई थी। इस रूप में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर जहां पर कंपनी का व्यापार था, वैसे कंपनी को 20 साल के लिए एकाधिकार के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, बट वो चाय और चीन को लेकर के ही था, ठीक है। तो ऐसे में जो है इसका सही आंसर होगा एक, और ये दूसरा भी सही है। अब तीसरा देखते हैं, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। आपको क्या लगता है, राजस्व उगाही 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसा कुछ था क्या?
बताइए 1813 के चार्टर में क्या कोई ऐसा उपबंध था कि राजस्व ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लिया जाएगा, ब्रिटिश संसद के द्वारा वसूला जाएगा? देखो इसमें सिंपल सा है। अब ये देखो, ये भी कथन आपको जब आप पढ़ेंगे डीपली समझेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। ओवरऑल सही क्या है इसका, कंपनी को 20 साल के लिए और पावर दे दी गई कि 20 साल तक और राजस्व उगाही आप करें, है ना। आप जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पे प्रशासनिक काम भी करें, यहाँ पे राजस्व उगाही भी करें। फिर 1833 का चार्टर 20 साल बाद तभी आता है। 1833 के चार्टर में भी दे दिया गया कि आने वाले 20 साल में राजस्व उगाही करिए और प्रशासनिक कार्य करिए, बाकी व्यापार करिए पर मोनोपोली खत्म है। पहले मोनोपोली जो थी, यहाँ पे केवल मोनोपोली ब्रेक की गई है क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहाँ पे बहुत सारे औद्योगिक घराने विकसित हो रहे थे और धीरे धीरे सब जो है व्यापारिक कार्यों को लेकर वहाँ पे एक दबाव सा बन रहा था, प्रेशर बन रहा था। तो पर्टिकुलर मोनोपोली एक ना एक दिन तो ब्रेक ही होनी थी किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे कंपनी के राइट नहीं खत्म कर दिए गए कि आपको राजस्व नहीं वसूलना है, आपको प्रशासनिक काम नहीं करना। ये कब हुआ? राजस्व वसूली का राइट कब मिला ब्रिटिश संसद को? जब 1857 की क्रांति हो गई और उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, तो पूरी तरीके से जितने भी राइट थे, चाहे प्रशासनिक हो, व्यापारिक हो, राजस्व उगाही हो, सारे चले गए किसके पास? ब्रिटिश संसद के पास। तो ऐसे में ये कथन आपका सही होगा, गलत हो जाएगा? तो क्या क्या सही होगा इसमें आंसर? अब देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम लोग बैठ के हल कर रहे हैं तो इतना आसानी से, क्योंकि डिस्कस करने का टाइम हो जा रहा है, सोच रहे हैं। जब आपको इंडिपेंडेंट इसे करेंगे तो आप एक बार लेवल समझो यूपीएससी का, कि यूपीएससी का लेवल क्या है, कैसे इन क्वेश्चंस को हमें हैंडल करना होगा एग्जाम हॉल के उस प्रेशर पे। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? ए। ठीक है, तो अब आपको जब पढ़ना है थोड़ा सा बारीकी ध्यान में रखना है, ठीक है, ये जरूरी है। क्लियर है? स्पष्ट है? चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगला है आपका, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस अधिनियम ने, अब ये आपने पढ़े हैं सारे अधिनियम, मास्टर नोट्स बनाए कि नहीं बनाए आप लोगों ने? बताइए। यदि नहीं बनाए, नहीं जोड़े तो फिर आपको देखना पड़ेगा। 1833, 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, अब देखो ये आप लोग को बुक्स में मिला है नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए। 1833 का जब चार्टर आया है ना, 1833 के चार्टर में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति तो थी, केंद्रीकरण किया इन्होंने। 1858 से भी केंद्रीकरण का काम करना चालू किया कि भाई 1833 में था कि भारत का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की जो देशज प्रजा है, जितने भी यहाँ पे राजा महाराजा थे, तो जितने भी भारतीय हैं यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, या जो कोई यहाँ पे राजा महाराजा, उनकी जो प्रजा है, अपने धर्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, वंश के आधार पे, वर्ण के आधार पे, इनमें से किसी भी कारण से कंपनी के अधीन किसी भी पद या सेवा के लिए अयोग्य नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 15 में ये बात लिखी हुई है ना कि हम जो है 5 आधारों पे विभेद नहीं करेंगे, समता का अधिकार करेंगे। तो ये बात 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 में ये बात लिखी हुई है। वहां से ये माना जाता है कि प्रशासन में भागीदारी का एक मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसका सही आंसर 1833 का चार्टर है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये 1833 के चार्टर में लिख लो। आपने बनाए हैं मास्टर नोट, जहां पे लिखो 1833 के चार्टर में एक लाइन ये भी जोड़ो, लिखो 1833 इस अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को, किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को जन्म स्थान, वंशानुक्रम, रंग या वर्ण, अथवा इनमें से किसी भी कारणवश
कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के हिस्सा लेना किसने संभव बनाया? चार्टर अधिनियम 1833 लिख लीजिए। यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2012 में, 1833 वाले में लिख लीजिए आप। ठीक है, 1833 वाले में लिख लीजिए। साथ में देखो 1853 में भी डाल दो यूपीपीएससी 2012, 1858 में भी डाल दो और 1861 में भी डाल दो, तीनों में डाल दो यूपीपीएससी 2012। कुछ आइडिया लग रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं। अब आप क्या पढ़ रहे हो? देखो आपने चूंकि नोट्स बना लिए हैं, अब नोट्स पढ़ने के बाद भी यदि आंसर ना निकल पाए, यानी कि अभी और काम करने की ज़रूरत है और हमें डीप जाने की ज़रूरत है। कैसे एग्जामिनर वहाँ पे क्वेश्चन सेट कर रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चिल्लाता रहता हूँ कि देखो आप सभी, और यही मेरा प्रयास है इस पूरे सेशन को लेकर के चलने का, कि मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, आपने कोचिंग्स में पढ़ लिया, आपने बुक्स में पढ़ लिया, और आपको लग रहा है कि आप जाके एग्ज़ाम हॉल पे अच्छा परफॉर्म करोगे। क्यों फेल हो जा रहे हैं हम? क्योंकि हम अभी पहले आयोग के स्तर को तो समझें कि आयोग क्या चाह रहा है हमसे। तो हमें एक बार मास्टर नोट्स बनाने हैं और साथ में ये भी काम अब हम करते चलेंगे कि क्या ऐड ऑन करना है। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम का स्तर क्या है। सारी पढ़ाई हमारी धूमिल ना हो जाए, सारी पढ़ाई हमारी रखी ना रह जाए, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराऊँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद भी यदि हमें हल नहीं हो रहा, हमें थोड़ा कठिनाई महसूस हो रही है, हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे स्किप ही करना चाहिए, मैं सही नहीं सॉल्व कर पाता, यानी कि अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? क्वेश्चन आसान है वैसे, है ना? क्वेश्चन आसान है, यूपीपीएससी 2003 में आया था, लिख लो ये जितने भी अधिनियम है सब में यूपीपीएससी 2003 लिख लो। 1861, 1892, 1909, 1919। अब देखो आप लोगों का काम है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बच्चे हैं, मैं यहाँ पे काफ़ी सारे तो क्वेश्चन जितने मिल जाएंगे यहाँ पे मिल जाएंगे, पर इसी के भरोसे नहीं रहना हमें। केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देखो। कई बार क्या हो रहा है कि हमको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर बुक कवर कर रही है, ये हमें लग रहा है, ऐसा है नहीं, ये सत्य के करीब नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन लिए ही नहीं इन्होंने, आरएएस के क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं या फिर इसके नहीं ले रहे हैं। तो अब आपको क्या करना, उनके क्वेश्चन उठाने और उठा के ये काम अपने मास्टर नोट्स में करोगे। आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सभी का जितना मैं करा दूँ उसके अतिरिक्त काम आपका भी है। मतलब देखो बराबर काम चलेगा तभी हो पाएगा इसमें। मेरे अकेले भर का नहीं है कि मैं अकेले भर आपको सारी चीज़ें कर दूँ, मिल के काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक हमारा बीपीएससी है तो उठाओ बीपीएससी के क्वेश्चन, उठा करके ये भी काम वहाँ पे भी करोगे आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ज़रूरी है। तो जितना मैं करा दूँ और इसके अतिरिक्त आपको क्वेश्चंस के एनालिसिस पे हो सकता है मैं सारे ही करा दूँ, ये भी बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको डाउट में रखना है, खुद भी देखना है पिछले साल के क्वेश्चंस को, और केवल एक बुक पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। कुछ अनसॉल्व भी प्री के मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहे हैं, तो उनसे भी आपको काम करके देखना है। जब आप इस नज़रिए से चलेंगे ना तो आपके साथ गलती नहीं होगी कभी भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो इसका सही आंसर तो बहुत आसान है कि चलो बी निकल गया आंसर। ठीक है, तो 2003 में ये चारों एक्ट को आपको लिख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन देखो निकल रहे हैं अभी जितने भी पब्लिक है। यूपीएससी के क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इस तरह की नहीं है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? रिसर्च खोज रहा है, पूरा प्रश्न याद करने के बाद। हाँ आ रहा है ना। कह रहा है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दी गई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा चिर प्रचलित है ये, आसान सा है ये, कुछ है नहीं इसमें। मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, तो उसमें ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। हिंदू मुस्लिम के विभाजन, अंग्रेजों की फूट डालो, राज करो की नीति का पर्दाफाश, तो 1909 का अधिनियम। अभी जितने भी अधिनियम है सब में डाल दो एमपीपीएससी 2019, 1892, 1909, 1919, 1935। हाँ वो तो आगे बढ़ के और हो जाएगा ना, फिर वो थोड़े क्या, फिर आगे तो, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई?
क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ो। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई। फिर आगे इसका विस्तार 1919 में भी किया गया, 1935 में भी किया गया, कम्युनल अवार्ड आया 1932 में, उसमें भी किया गया। तो आगे तो फिर विस्तारित होता चला गया वो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग जो अंग्रेजों की देखने को मिलती, खुल के जो आती है नीति, वो 1909 के अधिनियम में देखने को पाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तो ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, ये निकल जाएगा आपके पढ़े हुए से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना, जो अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। कौन सा अधिनियम है? 1935 का अधिनियम जो है आपका, 1935 का अधिनियम जो आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1935 के अधिनियम में जाओ, वहाँ पे लिखो यूपीपीएससी 2014। यहाँ पे है नहीं, लिखा नहीं है 2000, लेकिन ओवरऑल ये इसका आंसर क्या है? 1935 का अधिनियम जब तक नहीं पता होगा कोई मतलब नहीं है। तो यूपीपीएससी 2014 में आया। इसके बाद ये भी लिख लो 1861 वाला जो अधिनियम है भारत परिषद, इसमें भी लिख लो यूपीपीएससी 2014। इसमें लिख लो 1909 वाले अधिनियम में भी यूपीपीएससी। सब लोग अपने मास्टर नोट्स में काम करते जाना, सभी लोगों के लिए ये काम मैंने बताया है, ये बहुत अर्जेंट है। मास्टर नोट्स सबको बनाने हैं, जो मैंने माध्यम बताया है, कल डिस्कस हुई थी लंबी चर्चा पर चर्चा, और इसको लेकर के वीडियो आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1909, इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 में भी लिख लो, इसका सही आंसर है डी, ठीक है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम कोई बताएगा? पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे संघीय न्यायालय के? कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बना था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का परिणाम था, है ना, उसमें एलजे इम्पे थे। ये आपका जो 1935 के अधिनियम के तहत जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात है, जो फेडरल न्यायालय है ना, फेडरल न्यायालय को ही संघीय न्यायालय बोल रहे हैं हम यहाँ पे। अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी और साथ में एक संघीय न्यायालय भी बनाया गया था, फेडरल न्यायालय। संविधान में देखेंगे तो कई जगह पे आपके कई अनुच्छेद हैं जहाँ पे लिखा हुआ कि फेडरल न्यायालय की शक्तियाँ जो है अब आ गए। बेटा पहले न्यायाधीश थे सर मैरिस गोयर, लिख लो आप लोग कहीं पे, 1935 के अधिनियम में लिख लो, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई और पहले न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर, मॉरिस गोयर, मॉरिस गोयर, ठीक है, पहले न्यायाधीश थे, ठीक है। इसका सही आंसर डी था, ठीक है, सब में लिख लिया, ईयर डाल लिया आपने। आगे चलते हैं, संघीय न्यायालय फिर से पूछ लिया, कह रहा किस वर्ष में स्थापित किया गया, कौन सा ईयर था? अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये तो अधिनियम की बात है। सही आंसर इसका ये है बी, 1937 में स्थापित हुआ। अब यहीं पे मान लो डेट पूछ लेता तो क्या करते? 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। इसमें डाल लो यूपीपीएससी 2015, कौन से एग्जाम है? भारत शासन अधिनियम 1935 में डालना यूपीपीएससी 2015। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ केंद्र, सबसे पहले इसे समझो, फिर द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? अब यहाँ ध्यान रखना है, 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन की शुरुआत होती है डायरकी की, लेकिन प्रांतों में प्रारंभ किया जाता है। फिर 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों का समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में स्टार्ट कर दिया जाता है। केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध शासन के तहत विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो हस्तांतरित विषय जो थे वो विधान परिषदों को दे दिए गए, आरक्षित विषय गवर्नर ने रख लिए, ठीक है। तो 1919 के अधिनियम में पहले क्या किया गया? प्रांतों पे द्वैध शासन लगा दिया गया, डायरकी, है ना। और इसके बाद 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों से हटा दिया गया, क्योंकि अखिल भारतीय प्रांतों को स्वायत्तता की बात थी और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात थी, और केंद्र में क्या कर दिया गया? द्वैध शासन लगा दिया गया। तो सही आंसर क्या है? सी सही है, इसमें दिमाग में बैठा लेना इसको। और 1919 के अधिनियम को भी रट लो, उसमें भी लिख लो यूपीपीएससी 2008,
1935 वाले में भी लिखो यूपीपीएससी 2008, ये क्वेश्चन पूछा है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भी डाल लो यूपीपीएससी 2008, 1909 के अधिनियम में भी डाल लो यूपीपीएससी 2008, ये सब में लिखना है आपको, ये जगह तो नहीं बची होगी। नोट्स लाना है, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स नहीं तो क्या फ़ायदा, बताओ फिर दोबारा मेहनत करोगे। यही काम मैं देखो बहुत कंप्लीट काम करा रहा हूँ आपका लाइफ टाइम, मतलब आप एग्ज़ाम में यदि ये काम आपने कर लिया मेरे साथ साथ, मतलब इतना काम, मतलब कुछ मैं टॉपिक कवर करा रहा हूँ साथ साथ करते जाओ, आपका निकलेगा ही निकलेगा, आपका कोई नहीं रोक सकता है। बट ये हो जाए और एक निर्धारित समय सीमा में हो जाए, दिमाग में भूत चढ़ जाए। भूत समझते हैं ना? हमारे एक गुरु जी हैं, स्वामी जी हैं, नाम बड़ा सुनते होंगे आप लोग, बागेश्वर धाम बालाजी, अच्छे अच्छे भूतों को भगा देते हैं, है ना। तो हमारे जो है संस्कृति और कल्चर में, तो यहाँ पे यूपीएससी की भूत की बात कर रहा हूँ मैं। ये चढ़ जाए यदि आपके दिमाग में और ये काम पे लग जाओ आप लोग, तो देखो आपके नोट्स भी बन रहे हैं, आप एक रिसर्च कार्य भी कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग बागेश्वर बालाजी जाते हैं यूपीएससी पीसीएस एसडीएम बनने की अर्जी लेकर के भी, समझ लीजिए स्वामी जी उनको भी धन्य कर देते हैं। वो आपको लग रहा होगा सब संभव है, हमारी संस्कृति में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, इस बात को स्वीकारिए। अरे आप उनकी अद्भुत है महिमा, ऊपर वाला ईश्वर भी है ना कोई चीज़, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना पढ़े थोड़ा ना हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगना चालू हो जाएगा आपका, है ना, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया? हाँ सिंपल सा है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब ये ईयर फिर डालो, यूपीपीएससी 2014 में डालते जाओ, जितने ईयर में डलवाता जाऊँ आपको। 1935 में डालो यूपीपीएससी 2014, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 में डालो 2014, भारत परिषद अधिनियम 2019 1909 में डालो 2014, वो भारत परिषद अधिनियम 1909 में, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, सब में डालो, ठीक है। अब आ रहा है आईएएस का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ही आईएएस का क्वेश्चन आए सतर्क हो जाना है कि कुछ तो बात होगी। 2012 में पूछा गया था, 1909 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? माफ करेगा 1919 है, ये देख लेना है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होगी, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, पहले ध्यान से पढ़ना है। पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी में सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तथ्य है, पता होगा तो ठीक है। दूसरा कह रहा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किसमें की गई थी? 1909 में की गई थी, स्पष्ट होना चाहिए, तो ये कथन गलत हो गया। अगला, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, सही है कि गलत है? क्या केंद्र ने विधायिकी जो विधान परिषदें थी प्रांतों की, उनको ये पावर दे दी थी कि आप अपने कानून बना सकते हैं? क्या कानून को तभी तो आरक्षित और हस्तांतरित दो विषयों में बनाया गया था, ये तो किया गया था ना डायरकी में, हाँ 1935 में किया गया था। क्या किया गया था 1935 में? 1919 में क्या हुआ था द्वैध शासन के अंतर्गत? उसके अंतर्गत भी तो दो भागों में विषयों को बांटा गया था, तभी तो डायरकी प्रांतों में लागू हुई, ठीक है। तो ये कथन भी आपका सही है। 1 और 3 दो आपका गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो यही कन्फ्यूजन है, आपको पढ़ तो लिया पर यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है हमें चीज़ों को लेकर के। जब तक हमें ये स्पष्ट नहीं होगा वहीं पे जाके वो कहानी खराब हो जाएगी। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अल्टीमेट गोल क्या था इस अधिनियम का? कि भारतीयों का प्रशासन में कैसे भागीदारी को बढ़ाया जाए, भारतीयों को कैसे प्रभावी दिया जाए। और उस समय एडविन मॉन्टेस्क्यू थे, वायसराय चेम्सफोर्ड थे, दोनों के कार्यकाल में इसको पारित किया गया और राज्यों में द्वैध शासन लगा दिया गया, डायरकी लगा दी गई,
प्रत्येक राज्य में जितने भी विषय थे सभी विषयों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहले आरक्षित, दूसरे हस्तांतरित। आरक्षित विषय में गवर्नर को दे दिया गया, उसको उत्तरदायित्व दे दिया गया, और जो हस्तांतरित विषय थे वो दे दिए गए प्रांतीय विधायिका के मंत्रियों को दे दिया गया कि आप इस पे कानून बनाएंगे। शक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया, केंद्र के लिए अलग और प्रांतों के लिए अलग। ठीक है, केंद्र के लिए ये विषय रहेंगे, प्रांतों के लिए ये विषय रहेंगे। तो संघीय और प्रांतीय 2 सूचियां बना दी गई। ठीक है, और बस इतना। यदि आपको मतलब अब ये वाले आपको जानकारी नहीं थी तो ये भी 1909 के अधिनियम 1919 के अधिनियम में आपको लिख देना चाहिए। ठीक है, कि विषयों को क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। लिख लेंगे, ठीक है, ताकि ये आंसर आपका। और चीज़ों को देखो, अब यहाँ पे डीप की कहानी थी, थोड़ा सा यूपीएससी मतलब डीप देखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन वहाँ पे निकलेगा। नहीं तो यहाँ तो आप कर लोगे लेकिन वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे एग्ज़ाम हॉल पे। एक चीज़ दिमाग में बैठा के चलना कि क्लासरूम से 10 गुना ज़्यादा दबाव आपको एग्ज़ाम हॉल में महसूस होगा। पहली बात, क्लासरूम में आपके पास एक टीचर है, शिक्षक है, आपको कोई दिक्कत है नहीं, दिमाग में ज़्यादा तनाव है नहीं, वहाँ आप अकेले हो। एक तनाव ये भी है कि पास हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, दुनिया भर की टेंशन है, वो चीज़ यहाँ क्लासरूम में नहीं रहती। तो 10 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है आपको, इसलिए आपको इसको समझना है कि इस एग्ज़ाम को, उस प्रेशर को फील करो आप, कि एग्ज़ाम आपका यदि नहीं ये क्वेश्चन गलत हो गया तो ये आपके सिलेक्शन को भी ख़त्म कर सकता है। और यहाँ पे आपको जानकारी क्या नहीं है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे वहाँ पे डील करोगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। विधान पालिका, भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई? अब देखो ये क्वेश्चन आपको, द्विसदनीय कब बनाई गई? किसको, राज्यों प्रांतों को बनाया गया था या राज्यों को बनाया गया था? क्या क्या नाम था, कुछ नाम बता सकते हैं आप? हाँ, सेंट्रल को 2 सदनीय बना दिया गया। ऊपरी सदन को, उच्च सदन का नाम रखा गया राज्य परिषद, जैसे अभी राज्यसभा है वैसे रखा गया राज्य परिषद, और जो निचला सदन था जिसको आज लोकसभा हम कहते हैं उसका नाम था केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, तो केंद्र को 2 भागों में बांट दिया गया, केंद्र की विधायिका को। पहला है आपका राज्य परिषद और दूसरा है केंद्रीय विधानसभा। ये 2 अलग अलग बॉडी बना दी गई, आज भी हैं, राज्यसभा लोकसभा के रूप में आज भी हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट बना दी गई आपकी सबसे पहली बार। ठीक है, स्पष्ट है। और इसमें इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था आपका। पहले कार्यकाल 6 वर्ष का, मतलब ऐसा नहीं रखा जाता था, कार्यकाल आपका जो है 5 वर्ष इसका रखा गया था, 3 वर्ष इसका रखा गया था। पहली बैठक से 3 वर्ष इसका, 5 वर्ष इसका। इसमें जो सदस्यों की संख्या रखी गई थी वो रखी गई थी 60 सदस्य। ठीक है, 60 सदस्य रखे गए थे, जिसमें 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। यहाँ पे टोटल मेंबर्स की संख्या थी 60। ठीक, और जो आपकी केंद्रीय विधानसभा थी, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या रखी गई थी 140 के आसपास, जिसमें से 100 निर्वाचित होते थे, 40 मनोनीत होते थे। 140 जिसमें 100 का निर्वाचित और 40 मनोनीत। तो भारत में केंद्रीय विधायिका को 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया गया? रट लो इस बात को, गड़बड़ मत करना, 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जैसे वर्तमान में व्यवस्था है। कोई समस्या? ठीक, यहाँ पे भी जो 60 सदस्य थे, इन 60 सदस्यों में 33 सदस्य आपके निर्वाचित होते थे, 27 सदस्य आपके मनोनीत होते थे। और यहाँ पे 140 सदस्य थे, 100 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। ये दोनों अलग अलग हैं आपके। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, हाँ, 1919 का नियम। अब इनमें ईयर लिखते जाओ साथ साथ, गलती मत करना कि आप ईयर ना लिखो। इसका ये लिख लो, यूपीपीएससी 2008 में क्वेश्चन आया है। कौन कौन से आए हैं? 1892 का अधिनियम,
मैं लिख लो 1909 का, 1919 का, 1935 का, सब में 2008 का अधिनियम है, 2000 यूपीपीएससी 2008। आगे बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। रिपीटेड क्या होगा? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका के लिए लाया गया? रिपीटेड। एमपीपीएससी लिख लो, एमपीपीएससी 2013। किस में लिखोगे? 1919 के 61 एक्ट में। 1919, 61 का कोई एक्ट नहीं था, 17 का कोई एक्ट नहीं था, 15 का कोई एक्ट ही नहीं था, केवल 1919 का एक्ट है इसमें सही। ये तो कॉमन सेंस से भी सही हो जाता। ठीक है, तो 2013 एमपीपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था, वही सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आर्टिकल 111 क्या है आपका? विधेयकों में अनुमति, राष्ट्रपति विधेयकों पे अनुमति देते हैं, वीटो पावर कह सकते हैं, राष्ट्रपति की वीटो पावर भी है वहाँ पर निहित है। आर्टिकल 123 क्या है आपका? आर्टिकल 123 1, 2, 3 अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? क्वेश्चन है आपका ये। उन्नीस सौ 19 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, वैसे यहाँ पे यदि ये लिख देता ना कि 1861 का अधिनियम तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आप, क्योंकि 1861 के अधिनियम से ही जो भारतीय परिषद थी उसमें विधान परिषद की अनुमति के बिना, मतलब विधान परिषद की अनुमति से अध्यादेश जारी किया जा सकता था गवर्नर के द्वारा। जो गवर्नर होता था ब्रिटिश भारत का, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषद की अनुमति के बिना, मतलब कोई ज़रूरत नहीं था, अनुमति के बिना अध्यादेश जारी कर सकता था। तो देखा जाए तो गवर्नर 1861 में ही ये पावर पा चुका था। लेकिन हमारे संविधान के आर्टिकल 123 में 1, 2, 3 में जो अध्यादेश की बात की गई है वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब ये ईयर लिख लो सब, यूपीपीएससी 2008 में ये सारे ईयर में लिखो, 1919 में लिखो, 2008 सब लिखना, ये नहीं करना कि आप बाद में लिखो ना, सभी के साथ ये ईयर जरूर लिखना। भारत शासन अधिनियम 1935, इसका मर्म पता चलेगा आपको क्यों मैं लिखवा रहा हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1947। ठीक है, स्पष्ट है? ये सभी में लिख लो यूपीपीएससी 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आ रहा है, अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है? राजस्थान पीसीएस का, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्वेश्चन ये पूछा गया, 2018 में ही पूछा गया था ये। अब इस क्वेश्चन को समझो, क्या पूछ रहा है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? अब यहाँ समझिएगा, केंद्रीय विधानसभा निर्वाचित सदस्य होते 140 सदस्य थे, जिसमें से 100 क्या थे आपके निर्वाचित सदस्य थे। कह रहा है कि इनका निर्वाचन किस अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत किस किस ईयर में हुआ। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पीसीएस एक काम कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसे दे देते हैं कि आपकी समझ। देखो ये तो मुझे एग्जैक्ट पता है, ये क्या पता है इसके बारे में? चुनाव हुए थे 1937 में और चुनाव हुए थे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत।
बिल्कुल 1935 के तहत। तो ये तो एलिमिनेट किया जा सकता है अभी, पता है ना 1937 में चुनाव हुए थे, ठीक है, कांग्रेस ने सरकार बनाया था, फिर 28 महीने के बाद कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था, सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया था मंत्रिमंडल से, ठीक है। तो 1926 समझ में आ रहा है कि 1926 में चुनाव जो है 1919 के अधिनियम से हुए थे। अब केवल ए भी ऑप्शन है और सी भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, यही तो कंफ्यूजन है। इसका सही आंसर है ए और सी। 1945 में जो चुनाव हुए थे केंद्रीय विधानसभा में और 1926 में जो चुनाव हुए थे, ये दोनों चुनाव आपके किसके तहत हुए थे, आपके 1919 के अधिनियम के तहत हुए थे। तो बोथ होगा इसका आंसर। अब ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। एक्सेप्शन कैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये तथ्य आपको मतलब 1926 का मिल जाएगा आपको, तथ्य कहीं ना कहीं तो है, बुक्स में आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन बड़ा आपको थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा, ऑब्जर्व करना पड़ जाएगा। तो जब हम एक बार अपने मास्टर नोट्स पर्टिकुलर टॉपिक के बना लेंगे, फिर हम उसको, और जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अब आप ये देख रहे हो कि ये काम नहीं हो रहा मेरे, जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, कोई बुक से लक्ष्मीकांत में देख रहा हूँ वहाँ पे नहीं मिल रहा है, या कोई और बुक देख रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है, तो मुझे यानी कि काम करना पड़ेगा पर्टिकुलर कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं तो एक क्वेश्चन का आंसर होगा ना। देखो अल्टीमेट जीत आपकी तब है जब आप आंसर निकाल लो अपना, गलत करके आ गए तो फिर क्या है आपका। तो अब इस टॉपिक के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, और एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ओल्ड एनसीईआरटी जो आपकी है, ठीक है, उसमें जाके ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें जाकर के टॉपिक को लेकर के डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ऐसे में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को लेकर के काम किया जाएगा, ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, पर ये इस तरीके के क्वेश्चन भी कुछ देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया। अब ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है भाई, लेकिन ये एमपीपीएससी है, कोई और नहीं है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, संवैधानिक निरंकुशता ये शब्द क्या है, इसको कैसे डिफाइन करोगे आप। ये शब्द कैसे, मतलब क्या होता है संवैधानिक निरंकुशता। अलग अलग करना, संविधान की सबको संविधान के ऊपर दिया गया है, जो भी संविधान की मानी जाएगी, कानून की मानी जाएगी, सुप्रीम संविधान है। हमारे यहाँ पे क्या संवैधानिक निरंकुशता है भारत में अभी जो हमारा मौजूदा सरकार, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने संप्रभुता आप पे दे रखी है, विधायिका चाहे तो उसको बदल सकती है, परिवर्तनशील कर सकती है। अब ये समझने के ऊपर है। 1935 में भारत शासन अधिनियम जब आया, बहुत विस्तृत दस्तावेज था, सर्वाधिक विस्तृत दस्तावेज था, ये समझिए, और संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज में से एक था। तो इस अधिनियम के द्वारा बहुत सारे विषय बनाए गए। भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, संघीय न्यायपालिका बनाई जाएगी, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, अनुदेश प्रपत्र की बात की गई। तो 1935 का अधिनियम को हम संवैधानिक निरंकुशता के दृष्टिकोण से देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कहीं आपको ये लिखा नहीं मिलेगा, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत इस अधिनियम में है, ऐसा नहीं लिखेगा। ये आपको समझना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। देखो इसके बारे में स्पष्ट पता है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत है, एक सुधार हुआ इसमें, ठीक है, एक रिफॉर्म लाया गया इस अधिनियम के तहत। ये आपका माल्य मिंटो सुधार के अंतर्गत है कि इसमें भी सांप्रदायिक विभाजन, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली। ये आपकी देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। तो एक विस्तृत दस्तावेज के तौर पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। तो भारतीय संविधान में बहुत सारे जो बिंदु हैं इसी से लिए गए, लगभग 235 प्लस अनुच्छेद लिए गए हैं आपके भारत शासन अधिनियम, यानी एक विस्तृत दस्तावेज के तौर पे था ये। और संविधान को सर्वोच्च बनाया गया यहाँ पे, इस लिखित दस्तावेज के हिसाब से ही शासन प्रणाली को बनाना था। तो ऐसे में इसका सही आंसर 1935 का अधिनियम निकल के आएगा।
यदि बाकी को एलिमिनेट करें तो आपको अदर पे भी सोचना है, और इस पे लिख लीजिए सब पे, जितने भी यहाँ पे लिए हुए हैं सब पे MPPSC 2017। देखो नोट्स ये पूरे भारत शासन अधिनियम से ही है। हाँ, आगे कुछ और भी है। ये नोट्स चाहिए मुझे, मास्टर नोट्स की जो बात हुई थी, ये नोट्स की बात मैंने की है। इसमें नीचे ईयर को मैंने बताया था कि नीचे ईयर करना है, यहाँ पे ईयर नहीं, ईयर नहीं, जैसे 1726 है ना, तो एक्ट के नाम नीचे डालते जाओ, यहाँ पे केवल सन डालते जाओ। इससे क्या होगा, याद बहुत फास्ट होगा, नीचे से एक नज़र पड़ेगी ना, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, न्यूमेरिक जो भी डालना है नीचे डालो, ऊपर केवल ला सकते हो कि या भाई ये है, चार्टर एक्ट है, अधिनियम है ये। अच्छा, इसमें प्रस्तावना कई सारी चीज़ें हैं आपकी। ठीक, ऐसे ही बना रहे हैं ना सब लोग? हाँ, जैसे ये बना रहे हैं ना, इसी तरीके से लेना है। तो 1935, 1919, 1909 ये सारा आपको MPPSC 2017 में लिख लेना है। यहाँ पे सब में ईयर डाल देना है, ईयर डालना ज़रूरी है। देखो ये क्वेश्चन आसान है आपका, अब ये वाला आप लोग कर ले। कोई क्वेश्चन बताओ क्या है इसका सही। भारत के किस संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? देखो, देखा जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 1919 के अधिनियम में भी हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ, क्वेश्चन डीप नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों के आधार पे किया गया है। 1919 के अधिनियम में जो था आपका, साथ में अपशिष्ट शक्तियों की बात भी थी। 1919 के अधिनियम में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का केवल वो था, लेकिन भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची का भी उपबंध है। तो ये सब निकल के आता है हमें 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ये IAS 2012 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना के आधार पे है। ये लिख लो 1935 के अधिनियम पे। और एक बात और ध्यान रखना, 1935 के अधिनियम से पूछा जाता है क्या क्या लिया गया संविधान में, क्या क्या एडॉप्ट किया गया। तो ये सब चीज़ें एडॉप्ट की गई, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है ना, स्पष्ट है ना इस चीज़ को? ठीक है, और इसी में अपशिष्ट शक्तियों का भी प्रावधान था। तीनों चीज़ें थी इसमें 1935 वाले में, केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और साथ में ये भी उपबंध था कि यदि अपशिष्ट शक्तियाँ होंगी, अपशिष्ट मतलब इन तीनों में से यदि कोई भी, तो वो किसके पास चली जाएंगी? गवर्नर जनरल के पास चली जाएंगी। अभी किसके पास हैं वो? संसद के पास हैं। अपशिष्ट शक्तियाँ भी पार्लियामेंट हमारी यूज करती है, उस समय गवर्नर जनरल के पास ये शक्तियाँ निहित कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। कह रहा ये क्वेश्चन आपका 1935 के अधिनियम से RAS 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो आप डाल लो इसको, RAS 2016 1935 के अधिनियम में डाल लो ये क्वेश्चन। अब इसको पढ़ते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। पहला है, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था कि नहीं था? था, तो ये कथन यहाँ पे कह रहा है नहीं है, नहीं ढूंढना है, ये तो है। दूसरा, अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। किसको आवंटित किए गए थे अपशिष्ट विषय? गवर्नर जनरल को दिए गए थे अपशिष्ट शक्तियां, प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं दी गई थी। यहाँ पे गवर्नर जनरल होता, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है इसमें। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता की बात हुई थी, क्योंकि अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को खत्म करके केंद्र में लागू किया गया। सही कथन है, तो इसका सही होगा। आसान सा था, बट इसको पढ़ना था, है ना, पढ़ के ही काम करेंगे। अगला देखो, 1935 के अधिनियम में ही आ गया है क्वेश्चन। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया 1935 के अधिनियम से। लिख लो UPPCS 2013, जहाँ पे 1935 का अधिनियम लिखा है उसी पे लिख लो UPPCS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है।
यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। 1935 के अधिनियम से इनमें भी डाल लो, 1909 के अधिनियम में भी डाल लो यूपी पीसीएस 2013, 1919 के अधिनियम में भी डाल लो यूपी पीसीएस 2013। हो पाएगा? हाँ, जगह कम क्यों बोला था? जगह छोड़ के चलो, कंजूसी मत करो। बोला था कि नहीं बोला था? जगह छोड़ के चलो, एक एक रख के चढ़ो साथ साथ। ज़्यादा पेज लग जाएंगे लेकिन काम आएंगे। आज समझ में आ रहा है क्यों बोला था मैंने? अभी कितना अपडेट करने को पड़ सकता है। अभी यही चीज़ें दूसरी जगह में रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, विकीपीडिया से पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, एक एक एक्ट को निकाल के कई सारी चीज़ें निकल आएंगी, जगह कम ही पड़ जाएगी। अभी तो आपको और पेज जोड़ने पड़ जाएंगे। इसीलिए इसमें कोई भी लापरवाही, कोई भी कंजूसी, ठीक है? एक टाइम का खाना मत खाना, लेकिन 4 पेज खरीद लेना। एक ही टाइम का एक दिन में खाना खा के ज़िंदा रह सकते हो, लेकिन कागज़ खरीदने में, पेन खरीदने में इस समय की आपकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? कागज़ और पेन और पुस्तकें प्राथमिक है ना। कपड़े आपको ज़रूरी हैं, कपड़े 2 जेड़ी बहुत हैं, ठीक है? सिर्फ आपको साबुन खरीदनी है उनको धुलने के लिए। गंदे कपड़े नहीं पहनने, पर ज़्यादा कपड़े नहीं पहनने, ध्यान रखना है। अगला है आपका, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। आसान सा क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। 1935 के अधिनियम में लिख लो। इसमें यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। यूपी 1935 के अधिनियम से है, यूपी पीएससी 2012। और देखो अभी थोड़ी देर बाद आप तोते की तरह मुझे बताओगे कि ये अधिनियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले पढ़ना है, थोड़ा डीप पढ़ना है, इस पर काम करना है। अभी देखना तोते की तरह 2, 3, 4, ज़्यादा नहीं, 3, 4 अधिनियम आपको ज़्यादा दिखाई देंगे कि ये अधिनियम से ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है? बस यही चाहता हूँ आपकी तैयारी में आ जाए। अगस्त प्रस्ताव में डाल लो यूपी पीसीएस 2012। भारत सरकार अधिनियम 1919 में डाल लो यूपी पीसीएस 2012। कैबिनेट मिशन में भी डाल लो यूपी पीसीएस 2012, ठीक है? जिसका भी नाम, हमें विकल्पों को भी लेके चल रहा है साथ साथ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई? आसान है, रिपीट है, डालो इसमें यूपी पीसीएस 2010, यूपी 2010, यूपी के एग्जाम से ही पूछा है ये 2010। देखो आपके अन्य जितने भी एग्जाम हैं उस पर रिसर्च भी आपको करनी है। आप सीजीपीएससी से हैं, सीजीपीएससी क्वेश्चन उठाइए, ऐसे करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। बीपीएससी से हैं, बीपीएससी में करना है, आरएएस से हैं, आरएएस में करना है, सब मिल जाएंगे। आज कंटेंट बहुत है, ठीक है? झारखंड से हैं, झारखंड में करो, उत्तराखंड से उत्तराखंड में करो, हरियाणा वाले हरियाणा से करें। सब स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से लेकर के, और साथ में हमें अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं करवा ही रहा हूँ लेकर के, इसको भी देखते जाओ, ठीक है? अगला है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? देखो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, आईएएस में 2018 में पूछा गया है। अभी बताया हूं आपको मैं, अभी बात हुई है। क्या होगा इसका सही आंसर? गवर्नर जनरल। तो इसको लिख लो, 2 जगह पे लिखना है इसको। ये भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखना, यूपी पीसीएस 2008, आईएएस प्री 2018। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये हो जाता है, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं होता है, होने को सब कुछ होता है। चलो आगे चलते हैं। इतिहास जब देखोगे तो बहुत क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, सब एक दूसरे का इधर उधर का चोरी किए हुए हैं क्वेश्चन। आयोग, इसका क्वेश्चन उसने बना दिया, उसका क्वेश्चन उसने कर दिया, सेम डिक्टो। यहाँ तक कि यूपीएससी के भी कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि डिक्टो हैं वो। यहाँ तक कि यूपीएससी ने पहले पूछे फिर अगेन रिपीट कर दिया, ऐसे भी हुआ है। तो एक बार बस यही चीज़ें तो दिमाग में बैठानी है, इनसे देखो आपका काम भी बहुत हो जाएगा। सिलेबस भी तो तैयार हो रहा है आपका, नहीं हो रहा? यही तो पूछ रहा है, यही पढ़ रहे हो। आपको क्या चाहिए? कोई किताब बता दो, बस उसमें पागलों की तरह भिड़ जाऊं। एक किताब से काम भी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? नहीं पूछा है। देश के लिए एक लिखित संविधान, क्या ये स्वीकारा गया था? लिखा हुआ था ये कि 1935 के अधिनियम में कि भारत के लिए एक लिखित संविधान बना देंगे। कब लिखित संविधान स्वीकार किया इन्होंने?
1940 के अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिथगो थे, उनके द्वारा पहली बार यह औपचारिक तौर पे माना गया कि हम आपको संविधान बना के देंगे। तो इसका सही आंसर सिंपल सा ए में ही निकल आएगा। ठीक है, विधानमंडल निर्वाचित तौर पर जवाबदेह प्रतिनिधि थे। ठीक है, संघ की योजना थी विधानमंडल के लिए समोचित नॉमिनेटेड किया जाना। तो मैंने बताया था कि विधानमंडल के लिए 40 सदस्य नॉमिनेटेड भी थे आपके। ठीक है, चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, चलो तो ये भी लिख लो। 1935 का नियम यूपीपीएससी 2010, ईयर लिखना नहीं बोलेगा कोई भी, बाद में मैं कॉपी मंगवाऊंगा, बाद में मैं कॉपी मंगवाऊंगा आप लोगों की। हाँ हाँ, 1940 में भी डेट डालना है, बिल्कुल डालना है। आंसर को ले करके हमें साथ में लेकर के काम करना है, विदाउट आंसर के नहीं चलेंगे हम, आंसर भी साथ में लेकर के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? कई सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ये भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली क्या? किसके द्वारा मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। इसमें भारत का विभाजन उल्लिखित था क्या? किसमें उल्लिखित था? 3 जून 1947 लिख लो। ये 3 जून माउंटबेटन योजना में भी डालो, यूपी 2015। ठीक है, यूपीपीएससी 2015, पहले लोअर पीसीएस यूपीपीएससी लेता था। रियासतें किसके द्वारा समाप्त की गई? इसके द्वारा रियासतों को समाप्त कर दिया गया क्या? समाप्त नहीं किया गया, बल्कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, लेकिन हुई नहीं स्थापना। वो रियासतें समाप्त नहीं होती। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये पावर उन्हें दी जाती है कि आप चाहो तो भारत संघ में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ, या एक स्वतंत्र अस्तित्व बना के चलो। तो इसका सही आंसर 1947 ही आपका होगा, ये जो भारत ये इनके अंतर्गत। तो इसका सही आंसर आपका ए है, बहुत सिंपल सा है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में कई तत्व थे। संघात्मक सरकार की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की बात थी, केंद्र में द्वैध शासन थी कि नहीं थी, प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया, वहाँ पे स्वायत्त शासन की बात की गई, ऑटोनोमस पावर देनी चालू की गई प्रांतों को। इसके बाद द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल जो है आपका कहाँ पे आ गया था? द्विसदनीय किस में आ गया था? किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया? अभी बताता जा रहा हूँ, अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया कि केंद्रीय विधानमंडल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक का नाम राज्य परिषद था, दूसरे का नाम केंद्रीय विधानसभा था। किसके तहत बताया था? थोड़ा सा मतलब निराश मत करो। यदि आप बैठे हो तो क्लास में बैठो प्रॉपर, और इस तरीके से मतलब जो चीज़ अभी बता रहा हूँ उसी पे। ठीक है, तो अभी मैंने इस चीज़ को स्पष्ट किया। इसके बाद प्रांतीय शासन व्यवस्था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना और उसी के तहत प्रांतीय शासन व्यवस्था, क्योंकि द्वैध शासन की बात खत्म कर दी गई। प्रांतों में विधानमंडल की बात की गई, प्रांतों और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया, फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। ये सारी विषय किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं? आपके 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित अधिनियमों से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। कब अलग किया गया था बर्मा को? वाह, 1937 में अलग किया गया अधिनियम, 1935 का 71 में अलग किया गया। वाह। 1900 भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा यूपीपीएससी 2011। अब इन सब में लिखिए, 1909 में भी लिखिए, 1919 में भी लिखिए, 1947 में भी लिखिए कि कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन ये आया है। ऊपर वाले में था ईयर आपका ये यूपीपीएससी 2015। हाँ, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। अब और क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं, और क्वेश्चन मिलेंगे इसको लेकर के।
इस टॉपिक को लेकर के, और इन क्वेश्चन से आपको टॉपिक भी पता चले कि कौन से टॉपिक हैं। अब इस पे आप खुद आइडिया लगाओ कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1909 के अधिनियम से खूब पूछ रहा है, 1919 के अधिनियम से खूब पूछ रहा है, 1935 के अधिनियम से कुछ पूछ रहा है, आगे वालों से भी पूछेगा, भी आगे वाले भी आएंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से भी, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान से भी, वो चीज़ें संविधान निर्माण में के अंतर्गत मैं लेकर के चलूँगा। लेकिन इससे कम से कम एक आइडिया तो आपको लग रहा है ना, और इसीलिए मैं आपको मास्टर नोट्स बनवा के चल रहा हूँ कि आपको इसको लेकर के चलना है। तो सबसे पहली चीज़, टॉपिक आपका क्या था पूरा का पूरा, ये किस टॉपिक के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। ठीक है, सभी को भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के अपने मास्टर नोट सबमिट करने हैं। सभी लोग अपने मास्टर नोट सबमिट करेंगे। कहाँ पे करेंगे, आपको अपने ग्रुप में करना है। ये इसकी पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ बना करके मैं कल चेक करूँगा इसको। ठीक है, कल चेक करूँगा, यहाँ पे आज़ाद IAS एकेडमी के ऐप में आपका चेक करूँगा। आराम से बना लो, सारे टॉपिक सेगमेंट जैसे भी हैं, और जैसे जैसे अपडेट करते जाओ, अपग्रेड करते जाओ। ठीक है, आप अपने नोट्स दिखा सकते हो, दिखाने का अब आपका डर नहीं, मैं यहीं पे चेक करूँगा, जितने भी होंगे आएंगे आपके सामने यहाँ पे खोलूँगा, लाइव सेशन में सबके चेक करता जाऊँगा। तो इसके मुझे मास्टर नोट्स चाहिए। ठीक है, मेंस कल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखवाया था। ठीक है, इन डिटेल भी अब आपने पढ़ लिया है। अब इसमें से मेंस में कुछ भी आ जाता है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको इंटरलिंक करना भी सीखेंगे। हम मेंस के क्वेश्चन को भी रिसर्च करेंगे कि मेंस में क्वेश्चन इसको लेकर के कैसे पूछे गए। तो एक साझा प्रयास हमारा ये चलेगा, दोनों का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ वीडियो के अंतर्गत ये पूरा का पूरा टॉपिक था। इस टॉपिक को लेकर और जो भी अपडेट होंगे अभी आगे करते रहेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को लेकर जो भी अपडेट होंगे, ऐतिहासिक विकास को लेकर पॉलिटी के, ये सारे होते रहेंगे। ठीक है, और रेगुलर में अगला टॉपिक आपका क्या था, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको अब करवाना है मुझे,